कार्यक्रम नॉलेज स्पीक्स में आपका स्वागत है श्रोताओं। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। जब फाइनेंस और फ्यूचर प्लानिंग की बात आती है तो हम अपनी आवश्यकता, अपने अनुभव और उपलब्ध संसाधन यानी रिसोर्सेज के आधार पर योजनाएं बनाते हैं। बहुत सारी हमारी प्लानिंग्स होती हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, परंतु इन सब में कहीं न कहीं कुछ कमियां हम महसूस करते हैं। कहीं प्लान्स बड़े हैं तो बजट छोटा हो जाता है, कहीं बजट है तो समय कम पड़ जाता है। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है सही फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी तरह के मुद्दों पर हम केंद्रित है हमारी बातचीत और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं अभिषेक कुमार झंवर। आप एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सर्टिफाइड रिटायरमेंट एडवाइजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, माय प्लेजर। हम अपने श्रोताओं को वो सारी बातें बताना चाहते हैं जो उनकी फाइनेंस प्लानिंग और उनकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए ज़रूरत है। तो सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय प्रबंधन की क्या ज़रूरत होती है? क्यों आवश्यकता है प्लानिंग की? उसके पीछे कारण ये है, धन जीवन का एक अभिन्न अंग है जी। जब तक आप जी रहे हैं, जब तक आपकी आवश्यकताएं हैं, तब तक उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है जी। लेकिन जब तक आप जीते हैं, आवश्यक नहीं है उस समय तक आपके पास में धन लगातार आता रहे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष की उम्र पर यह महसूस किया जाता है कि ये रिटायरमेंट की उम्र है। कुछ लोगों को जॉब से बाय द टाइम रिटायर होना पड़ता है और कुछ लोग उस समय मेंटली रिटायर होने लगते। जी। इस 60 वर्ष के पड़ाव के बाद भी आवश्यकताएं तो खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग निवेश की एक विधा है जिसमें आज आप उन खर्चों के लिए तैयार होते हैं जो भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। बेटा तो आज पैदा हो गया, लेकिन 25 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद उनका विवाह करना है, बिटिया को ब्याहना है। 30 वर्ष, 35 वर्ष के बाद खुद को रिटायर होना है। परिवार की आकांक्षाएं हैं कि जिस घर में जन्म हुआ अब घर भी अपग्रेड हो जाए, जिस कार के साथ में जी रहे हैं ये भी अपग्रेड हो जाए। एक उम्र से दूसरी उम्र तक इनकम बढ़ती है और एक उम्र पर जाने के बाद में इनकम घटने लगती है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अंतिम समय तक बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी इच्छा की और आवश्यकता की कटौती किए, सहजता से सहर्ष जीने का नाम है। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और अब एक अगला क्वेश्चन हम आपसे ये करना चाहेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग की किसको ज़रूरत होती है? प्रोफेशनल्स को ज़रूरत होती है, नौकरी पेशा लोगों को ज़रूरत होती है, या जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनको ज़रूरत होती है, या जो युवा हैं जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं? देखिए, इसकी ज़रूरत हर उस इंसान को है जिसके पास आज सांसें हैं। एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर आपने बचपन में ही ये नहीं सिखाया कि फिनेंस को कैसे प्लान किया जाए, तो ये बड़ा होकर भी उस पैसे के साथ में सदव्यवहार नहीं करेगा। आज मैं कई दफे देखता हूँ, अभी हाल की बात है, मैं एक मेरे घर के पास में दौड़ने के लिए जाता हूँ। एक बिटिया है, वो मुझे रोज हाथ हिलाती है। मैंने उस बिटिया से एक दिन हैंडशेक किया और उसको अपना फोन दिया और उसके हाथ में कुछ पत्थर थे। अच्छा। मैंने कहा ये पत्थर मुझे दे दे और ये फोन ले ले। बिटिया ने फोन ले लिया लेकिन पत्थर वापस नहीं किए। अच्छा जी। उस उम्र में बिटिया ने सिर्फ लेना ही सीखा है, अभी देना सीखा नहीं। लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तब उसको देना भी है। सबसे पहले अपने परिवार को जी, उसके बाद फिर अपने एक्सटेंडेड फैमिली को और उसके बाद समाज को। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, ये यात्रा हर किसी के लिए है और बहुत छोटी उम्र से शुरुआत की जाए। हमारे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा टूल है गुल्लक। जी जी। बचत करने का एक साधन। हाँ, बचपन में हम लोग उसमें कॉइन्स डालते थे। आज भी बच्चों के पास वो उपलब्ध है। पिगी बैंक कहते हैं, ये गुल्लक शब्द को नहीं जानते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता तो हर किसी को है। अगर एक पैदा होते से जनवरी 2025 में मेरे घर पर बहन के यहाँ पर बच्चा जन्मा, मैंने बहन को बोला कि आप 1,75,000 रुपए का निवेश अभी कर दीजिए। जब ये बच्चा लगभग 30 वर्ष का होगा, उस समय इसके पास लगभग 1 करोड़ रुपया होगा। अब इमेजिन कीजिए कि इस बच्चे को 30 वर्ष की उम्र में 1 करोड़ रुपए की जरूरत तो है जी, लेकिन उस बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कब कर ली? जब वो महीने भर का था। और कितना आसान हो गया ना मैम, 1 करोड़ बचाना आसान है या
2.25 लाख रुपया। तो आपकी बातों से ये निष्कर्ष निकाला मैंने, फाइनेंशियल प्लानिंग सही समय पर करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग इज ऑल अबाउट टाइम। हम प्लानिंग करते ही क्यों हैं? जी जी। अगर घर से निकल गए ना तो आप निश्चित दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से एयरप्लेन का टिकट प्लान किया है तो शायद 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर आपने ट्रेन का टिकट प्लान किया है तो हो सकता है आप 12 घंटों में पहुंच जाएंगे। आपने अपनी कार ले ली है, ड्राइवर ले लिया, तो हो सकता है 16 घंटों में पहुंच जाएंगे। और अगर आप पैदल भी निकलेंगे जी, सवाल ये है कि आपने प्लानिंग किस चीज की। अच्छा, यानी पहुंचना निश्चित है, पर उसको कितना समय और कैसे, किस सुविधा से आप पहुंचते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो सर, हमारी 2 बातें अब हो गई हैं कि किनको जरूरत होती है, इसके अलावा कब हम निवेश करें। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसको कहते हैं बड़ा मुद्दा है। आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें ये बताइए कि रिटायरमेंट प्लान्स क्या होते हैं और किस तरह से उनको आप मैनेज करते हैं। फॉर्चुनेटली कुछ समय पहले डिसीजन लिया कि इस देश की इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए, सरकार के खर्चों को कम करने के लिए अब हमें कई सारी जगहों पर पेंशन बंद कर देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक प्रावधान किया कि हम आपको वर्तमान में कई सारे वेतनमान, कई सारे दूसरे पर्क्स ऐड कर कर आपको एक्स्ट्रा सैलरी दे देते हैं जी। आज जो सैलरी लोगों को मिल रही है, जिस किसी भी पद पर है, आज से 15 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले सेम पद पर उस अनुपात में सैलरीज नहीं मिलती थी। लेकिन इसके साथ साथ में एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये भी आ गया है कि अब पेंशन्स नहीं मिलेंगी। जिंदगी के दौरान भी ख्याल रखती थी और उसके बाद भी ख्याल रखती थी। और जो नौकरी पेशा में हुआ करते थे उनके बाद उनकी जो वाइफ है उनकी भी आवश्यकताओं का ख्याल रखती थी, पेंशन आधी हो जाती थी जी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग की आवश्यकता उन लोगों को तो है ही जिनको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो व्यापारी वर्ग है, जो फर्स्ट जनरेशन काम कर रहे हैं और अगली जनरेशन को लगता है कि हमको काम धंधा नहीं करना, पिताजी की कुर्सी पर नहीं बैठना है, हम तो नौकरी करेंगे, पारिवारिक नहीं और एट सेम टाइम जो नई बहुएं हैं वो तैयार नहीं है माताजी पिताजी की जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर फैमिली के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। तो अब ऐसे में जिस पिता ने हमेशा अपने हाथ को ऊपर रखा है, देने वाले रहे हैं, इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी उस हाथ को वापस से लेने के लिए, उठाने में। तो इनको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। तीसरी बात, रिटायरमेंट प्लानिंग का अर्थ क्या है कि हम जीवन में जो 4 बड़े पहलू हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें इस अर्थ वाली व्यवस्था से परे हो जाएंगे तो धर्म भी कर पाएंगे। बिल्कुल, तभी हम मोक्ष को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये होगा कैसे? जब मेरा पेट भरा हुआ है, जब मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हैं, तो मैं जो मेरा वसुधैव कुटुंबकम है उसके लिए भी तो कुछ दे पाऊंगा। जी बिल्कुल, जैसा कहा है साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यानी मेरी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, साथ ही मैं समाज को भी कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर सकूं। इसके लिए आपने, जैसा आप बता रहे हैं कि रिटायरमेंट प्लान जो है उसमें आप अपने लिए तो प्लानिंग करते ही हैं, साथ ही कुछ इतना आपके पास अमाउंट होना चाहिए कि अगर इच्छा हो तो आप आसपास समाज को भी कुछ दे सकें। तो सर, इसके लिए क्या करें? हम जब वित्तीय लक्ष्यों के ऊपर बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना वो गोल बेस्ड ही होनी चाहिए जी। तो जब हम वित्तीय लक्ष्यों की बात करते हैं तो शुरुआत होती है एक इमरजेंसी फंड से, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। जी। आज रोटी कपड़ा और मकान जो है उसकी चिंता इसलिए खत्म है क्योंकि पूर्व जनरेशन जो भी है उस पीढ़ी ने एक घर तो सर हर किसी के छत पर कर दिया। उनके संघर्षों से हम लोगों को बेसिक चीजें जो है वो कवर है। अब प्रॉब्लम जो है ना वो रोटी की नहीं है, अब प्रॉब्लम है कि वो जो सैंडविच खाना है और वो भी किसी ऐसी जगह पर जाकर खाना है जहां पर वो सैंडविच के बाद बिल 700 रुपए का आता है। जी जी बिल्कुल, एक स्टेटस सिंबल। अब कपड़े की चिंता नहीं है मैम, अब वो 5 मीटर कपड़ा जिससे खानदान की पहचान थानदान से होती थी, एक थान आता था, उस थान में से 5 भाई बहनों के सारे सिबलिंग्स के कपड़े एक जैसे कटवा दिए जाते थे। आज कपड़े जो है उसका मतलब है कि किसी ब्रांड का कपड़ा मिले, तो अब लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सही कहा सर। तो आप किस तरह से लोगों को एडवाइस करते हैं? मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं उसको, जो आप सेगमेंट्स बताए उनमें मैं उन 100 रुपयों को बांटना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से प्लानिंग करूंगी? आप क्या एडवाइस करेंगे मुझे? हाँ, तो यहाँ पर अलग अलग उम्र के लोग इस विषय को लेकर आएंगे।
कोई हो सकता है जिनकी उम्र मात्र 25 वर्ष की हो, कोई होंगे जो 30 वर्ष के हैं, कोई हैं जो 35 वर्ष के हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश योर फाइनेंशियल गोल्स 2 महत्वपूर्ण इनपुट्स चाहिए। एक इनपुट है पैसे का, जैसे आपने कह दिया कि 100 रुपया है। दूसरा इनपुट है समय का जी। आप पूरी ताकत लगा लेंगे तो आप हो सकता है 100 रुपए को 500 रुपया भी कर दें, अगर आपके पास है तो जी जी। लेकिन अगर आपकी उम्र आज 55-60 वर्ष की है तो आप समय जो है वो बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे जी। ये एक लिमिटेड कमोडिटी है जी। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि हम अभी है कहाँ, तो इससे वर्तमान स्थिति पता चल जाती है। जैसे आपने अभी तक कोई अपना वित्तीय प्रबंधन किया है, क्या क्या असेट्स हैं परिवार में, क्या कोई लायबिलिटीज हैं परिवार में, किसी का कुछ देना है क्या, कहाँ से कुछ आने वाला है, अभी आपकी इनकम क्या है, अभी आपके खर्चे क्या है। अब सवाल उठता है कि हमको जाना कहाँ है। बिल्कुल। तो हमने गोल्स को यहाँ पर देख लिया और फिर अगला महत्वपूर्ण सवाल कि कब पहुंचना है। हो सकता है किसी के बच्चों की शादी 3 वर्ष 4 वर्ष बाद ही आने वाली, हो सकता है किसी का रिटायरमेंट जो है ना वो 3 वर्ष के बाद ही होने वाला है, हो सकता है किसी को घर शिफ्ट करना है कहीं पर। बिल्कुल। तो ये सवाल जो है ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। अगर कोई इंसान 50-55 की एज में है, इसका मतलब ये है कि कई सारे वित्तीय लक्ष्यों को तो उन्होंने समय के साथ में अकम्प्लिश कर भी लिया होगा जी जी। कई बार इंसान अनजान भी होता है। अधिकतम केसेस में मैंने देखा है कि इंसान की प्रवृत्ति है डर कर जीने की। हमने जब उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की, जब हमने नीड एनालिसिस की, तो हमने उनको बताया आप ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो, लेकिन वो जो प्रवृत्ति है ना मर मर कर जीने की, डर डर कर बढ़ने की, वो प्रवृत्ति उनको खुश होने ही नहीं दे रही है। तो आपको अभय वरदान प्राप्त ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन भय में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही आपने जी। तो हर उम्र के साथ में और जो लोग नई नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कमा रहे हैं ना जी, जो 30,000 कमा रहा है वो भी और 3 लाख रुपया महीने का कमा रहा है वो भी, इन दोनों की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप 25-30 वर्ष की उम्र में हो, आपके पास 25-30 साल का समय है, आपके गोल्स धीरे धीरे आएंगे, आपकी इनकम अगले 30 वर्ष तक तो बढ़ने वाली है, अंटिल आप कोई बवंडर नहीं कर देते हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपका जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है वो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बाद में पूछेगा जी। पहले तो वो आपके लक्ष्यों को पूछेगा कि मैम हमको करना क्या क्या है, फिर वो बताएगा इसके लिए ये चीजें चाहिए जी। फिर आप वहां पर एक समझ बनाते हैं कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा मेरे पास इतना पैसा वहां पर है, इस प्रोसेस को असेट एलोकेशन कहते हैं जी। कुछ लोग होते हैं जिनके पास जीवन में इंश्योरेंस है ही नहीं, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जीवन भर प्लॉट ही प्लॉट खरीदे जी। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जीवन भर गोल्ड ही गोल्ड खरीदा। गोल्ड भी सही है, प्लॉट्स भी सही है, लाइफ इंश्योरेंस भी सही है, आपने जो निवेश किया है किसी भी जगह पर, चाहे स्टॉक्स लिए, म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, यूलिप पॉलिसी ली है, ये सब सही है। पर कितना अलोकेशन किस लक्ष्य के लिए कितने समय के लिए करना चाहिए जहां से आप शांति पूर्वक अपने लक्ष्यों को अकम्प्लिश कर जाएं जी जी। तो ये इंडिविजुअल की नीड्स के साथ में समझ में आता है। बहुत अच्छा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके गोल्स भी अलग होते हैं, उसके हिसाब से आप लोग उनको एडवाइस करते हैं जी। बिल्कुल। ये तो हो गया एक फाइनेंस हमारा जो एडवाइस हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि आजकल जो मार्केट चल रहा है, जो हम सुनते हैं अपने आसपास के लोगों से कि पैसा ग्रो करो, पैसा बढ़ाओ, एफडीज में रख देते हैं, या आपने जैसा भी बताया कि गोल्ड खरीद लेते हैं, या हम लोग प्लॉट्स खरीद लेते हैं। तो मनी किस तरह से ग्रो होती है ये हम जानना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से हमारे सारे श्रोता भी इस समय यही जानना चाह रहे हैं कि जब एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही है तो हम अपनी सारी तरह की आशंकाओं को, सारी तरह के सपनों को आपके सामने रख दें। हमारी ये आवश्यकताएं हैं, हमारी ये इच्छाएं हैं, और हमारे पास ये संसाधन है। अब आप हमें बताइए कि हम इनको ग्रो कैसे करें, इतना पैसा हमारे पास कब हो जाए कि हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, हमारी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएं। बड़ा प्यारा सवाल है मैम, और मुझे लगता है कि श्रोताओं को ये इसका जवाब सुनकर क्लैरिटी भी बहुत मिलने वाली है जी। धन के साथ में 2 ही चीजें हो सकती है, ये या तो बढ़ता है या सड़ता है।
धन की 3 गतियां होती है। एक होती है सड़ना, दूसरी होती है रुकना और तीसरी होती है बढ़ना। जी। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ कि माताएं बचत में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुराने तरीकों से उस बचत को करने से धन सड़ता है। कैसे? जी। मान लीजिए कि आपने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक डब्बे के अंदर लगभग 1 लाख रुपया बचा लिया, और ये आपने किसी चावल के डब्बे में बंद करके रख दिया, आपने अपने अंदर संदूक के अंदर, एक पेटी के अंदर कहीं पर रख दिया कैश। अभी जब ये नोटबंदी हुई थी उस समय बहुत सारा ऐसा वाला धन निकला था। जी। ये जो धन है मैम, अगर आज आप उस धन से 1 लाख रुपए की कोई वस्तु खरीद सकते हैं, अगले वर्ष उस वस्तु की कीमत 1,10,000, 1,05,000 रुपया होगी। लेकिन आपके पास ये जो करेंसी है ना, ये 1 लाख रुपया ही रहेगी। इसको हम महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। जी, जी। तो यहां पर मेरा पैसा हर वर्ष उतने प्रतिशत से कमजोर हो रहा है, सड़ रहा है, जितने प्रतिशत से देश की महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल। अगर आपने अपने पैसे को सेविंग खाते में रख रखा है तो बचत खाते पर लगभग 2.57% का ब्याज मिलता है, और महंगाई इस देश की 6-7% की है, तो यहाँ पर भी आपका पैसा जो है वो 4% से सड़ रहा है। हम अगर आज फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स देखें, कुछ श्रोता होंगे जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट में 12% भी देखा होगा जी। 10%, 9% तो मैंने स्वयं ने भी देखे अपने जीवन में। लेकिन आज फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न है वो लगभग 6.5-7% का है। बिल्कुल। और महंगाई भी 6-7% की है, यानी कि हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ रुक रहा है। अच्छा। अब तीसरा जो विकल्प है, जिसको हम किसी हाइब्रिड स्कीम में आपने निवेश कर दिया, किसी म्यूचुअल फंड में आपने निवेश कर दिया, किसी इक्विटी लिंक्ड प्लान में आपने निवेश कर दिया, जहां पर इक्विटी लिंक प्लान किस तरह से काम करते हैं, यहां पर कुछ रिटर्न तो आपको जो देश की महंगाई बढ़ रही है वो मिलेगा जी, प्लस कुछ रिटर्न जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है वो मिलेगा, और कुछ रिटर्न जो इंसान आपका पैसा मैनेज कर रहा है उसकी काबिलियत के कारण से मिलेगा। इसको हम फंड मैनेजर्स अल्फा कहते हैं। जी, जी, हाँ। चौथा, जो आपके फाइनेंशियल प्लानर ने आपके लिए उचित समझा, उसने जो अपनी समझ का उपयोग किया, कुछ अल्फा वहां से जनरेट होगा जी। तो ऐसे 6% महंगाई बढ़ रही है, 6% से जीडीपी बढ़ रही है, 1-1.5% का अल्फा फंड मैनेजर ने जनरेट कर दिया, 1-8% का अल्फा जो है आपके एडवाइजर ने जनरेट कर दिया। इस तरह से आपका पैसा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बार बार कहते हैं, आपने कई बार उस डिस्क्लेमर को सुना होगा कि इक्विटी में निवेश करना मार्केट जोखिम के अधीन है। हाँ, ये सुनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इंसान को। क्यों ये बात बार बार सेबी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए निवेश कर इस जानकारी को पहुंचाते, उसके पीछे कारण ये है जी कि हमारा जो एक आम निवेशक है जिसने ये कहानियां तो सुन ली कि मार्केट ने फलाने साल में 30% का रिटर्न दिया, 40% का रिटर्न दिया, फलाने शेयर में अगर आपने पैसा डाल दिया होता तो आपके 1 लाख जो है ना वो 7 करोड़ बन गए। लेकिन इस पूरी प्रणाली के दौरान जो बात एक आम निवेशक नहीं समझ पाता है वो है समय की। यहां पर जो रिस्क है वो रिस्क किस बात की है कि उस समय देश का समय कैसा चल रहा है। मार्केट कब कब गिरा, जब देश का समय खराब आया। बिल्कुल। अभी हाल ही में 4 महीने पहले भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ तनाव हुआ जी, वो देश का ठीक समय नहीं था। आपस में जब भी बैर हो रहा है, किसी भी दूसरे देशों में भी हो रहा है, तब गिरावटें आती है। जब देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है उस दौरान जो है वो मार्केट भी लड़खड़ाता है। थोड़ा सा इसमें मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। प्लीज। ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों लोग क्या घबरा जाते हैं? क्या जब तनाव कहीं चल रहा है वो हमें डायरेक्ट तो अफेक्ट कर नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों उसमें, हमारा बाजार क्यों उसमें इतना ज्यादा डिस्टर्ब होता है? तो मैंने आपको पहली बात तो कही कि बाजार जो है ये देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है, ये विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। जी, जी। तो अगर आप जल जो कि बहुत अच्छी अवस्था में है, ठहरा हुआ है, और आपने उसमें कंकड़ मारा तो वहां पर तरंगे तो उत्पन्न होगी, डिस्टर्बेंस। तो जब भी इस तरह की घटनाएं होती है उस समय डिस्टर्बेंस होता है। जी, जी। अभी तक का जिस भी सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को आप जानते हो, उस धनुर्धर का नाम अर्जुन है। ये बात अर्जुन भी जानते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मेरे गुरु ने मुझे खुद को प्रमाणित किया है। लेकिन जब परिवार में तनाव आया, अब भी लड़ाई उस धनुर्धर को ही लड़नी है, लेकिन वहां पर एक सलाहकार है
जी, जिन्होंने उनको धर्म सिखाया, जिन्होंने खुद ने धनुष नहीं उठाया, खुद ने अपना सुदर्शन नहीं निकाला। तो क्यों लोग लड़खड़ा जाते हैं? इसलिए लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि उस समय कोई हैंड होल्ड करने के लिए नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। हमें आप जैसे एक्सपर्ट्स का साथ मिल रहा है तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम इसकी समझ पैदा कर सकते हैं किस तरह से क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। किसी भी तरह की प्लानिंग हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या हमें अपने पैसे को ग्रो करना हो। उसके बाद में आपने हमें बहुत ही सरल शब्दों में ये बताया हम उन प्लानिंग्स को किस किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो ये दो बातें आज के हमारे कार्यक्रम की महत्वपूर्ण रही कि हमें किस समय क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वित्तीय प्रबंधन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। इन तीनों बातों पे आज हमने काफ़ी सारी जानकारी एकत्रित की और अभी हमें लग रहा है बहुत कुछ जानना बाकी है। तो हम आगे भी आपसे इस तरह के प्रश्न और इसी तरह के समाधान प्राप्त करते रहेंगे। और हमें लग रहा है हम लोग जो इतनी देर से बातें कर रहे हैं, पैसे की भी बात हो रही है, ग्रोथ की भी बात हो रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो पूरे समय इन सब आंकड़ों में उलझे रहते होंगे तो एक सुकून का पल आपको भी चाहिए होता होगा। उस सुकून के पल में आप क्या करते हैं? मैं 24 घंटे सुकून में रहता हूँ जी। आपने वो गीत सुना होगा ना कि धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को, मर्जी मेरी है। हो हम सफर न तेरा जब कोई, तू हो जहाँ रहूंगा मैं वहीं, तुझसे कभी न एक पल भी मैं जुदा।
यही हम लोग भी अब कहते हैं, खुश रहिए। खुश रहेंगे तभी आपकी हर तरह की जो योजनाएं हैं वो सफल होंगी, और जब आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वो योजनाएं सफल भी होंगी। और जैसा कि आज की हमारी बातचीत में अभिषेक कुमार झंवर जी ने हमें इतनी सारी जानकारियां दी। अभिषेक